बीएमसी चुनाव के मद्देनजर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने संयुक्त जनसभा की और वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन आरोपों का जवाब देने के लिए संजय निरूपम इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बड़ी सभा की शिवाजी पार्क में और कई आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए। सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि एक ही उद्योगपति को आप लोग पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई सौंप रहे हैं। यह आरोप बहुत पुराना है और पूरा विपक्ष अगर उसको एनडीए के खिलाफ कुछ बोलने को नहीं मिलता है तो गौतम अदानी जी का भूत खड़ा कर देता है। गौतम अदानी एक प्रतिभा संपन्न व्यापारी हैं और अगर अपना व्यापार कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने गौतम अदानी के व्यापार के विस्तार पर एक डिजिटल प्रेजेंटेशन किया और बताया कि 2015 से लेकर 2025 के बीच किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इनका व्यापार बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो उसकी योग्यता का सबूत है। और जो राज ठाकरे अदानी के धंधे के ऊपर इतना बड़ा ऐतराज कर रहे हैं, वो खुद अदानी के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। क्या अदानी ने अगला हफ्ता नहीं भेजा इसलिए डिजिटल प्रेजेंटेशन तैयार हो गया? सवाल यह है 2015 से 2025 के बीच एक कंपनी इतनी बढ़ती है, लेकिन इन दोनों भाइयों को बाला साहब ने अपने विचारों की जो विरासत दी और उस विरासत के बाद दोनों को जो पार्टी मिली है, इन्हें अपनी एक पार्टी शुरू की और शिवसेना उद्धव जी को मिली। इन दोनों पार्टियों का कितना विनाश हुआ ये तो देखिए। 2005 में मनसे के वोट बैंक लगभग 16-17% था, वो घटते घटते 1.5% हो गया। जब बाला साहब जी शिवसेना का नेतृत्व करते थे तब 70, 72, 60, 65, 68, 69 इस तरह के एमएलए आते थे शिवसेना के। आज उद्धव ठाकरे के एमएलए घट करके 20 हो गए। मतलब आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, इसका आपको दुख नहीं है, लेकिन आपके मन में जलन इस बात की हो रही कि कोई व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, फैला रहा है। तो कम से कम इससे प्रेरणा लीजिए और अपनी आत्मालोचना करिए, अपना विश्लेषण करिए कि आप पूरी तरह से नष्ट क्यों हो गए। आपको नाश करने में गौतम अदानी का कोई रोल नहीं है, आपका अपना आचरण, आपका अपना व्यवहार और आपका जन सामान्य से जो जुड़ाव था उसका टूटना। अब मराठी अस्मिता, मराठी भाषा का भी अपने भाषण में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने दोनों ने जिक्र किया। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी जो है वो उत्तर भारतीयों की भाषा नहीं है, वो उन्हें ये समझना चाहिए। वो कह रहे थे कि बिहार की भाषा मैथिली है, अवधी है, और अगर हिंदी उन पर कोई इम्पोज करेगा, थोपेगा, तो लात खाएगा वो। सबसे पहले राज ठाकरे बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक नहीं है। पूरे उत्तर भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। ये भी सच है कि पूरे उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में लोक भाषाएं हैं। उन्हीं लोक भाषाओं की कोख से हिंदी पैदा हुई है, जिसको हमने सहर्ष स्वीकार किया है। हम कभी भोजपुरी और हिंदी के बीच टकराव नहीं करते, हम कभी भोजपुरी, अवधी और हिंदी के बीच टकराव नहीं करते, हम कभी मारवाड़ी और हिंदी के बीच टकराव नहीं करते, हम कभी ब्रज भाषा और हिंदी के बीच टकराव नहीं करते, बल्कि हिंदी की व्यापकता को स्वीकार करते। और हिंदी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भाषा है, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा है केंद्र सरकार में। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदी को इंपोज करिए आप। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की स्थानीय भाषा मराठी भाषा है, यहाँ की कामकाज की भाषा है, यहाँ की लोक भाषा है, यहाँ की राजभाषा है। निश्चित तौर पर इस भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस भाषा के नाम पर राजनीति करते हुए जिस तरीके से आपने हिंदी विरोधी अभियान शुरू किया है वह गलत है। इसकी हम निंदा करेंगे, निषेध करेंगे, और हिंदी इससे और भी बढ़ेगी और भी फैलेगी। भले हमारा इतिहास कुछ 100 साल पुराना है, लेकिन जिस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, हिंदी में साहित्य लिखने का काम हुआ, हिंदी में कला का एक बड़ा योगदान रहा, हिंदी फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। एक तरफ ये हिंदी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उर्दू से प्रेम करते हैं। तो इनको उर्दू चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी, यह निश्चित तौर पर मानसिक रूप से एक दिवालिया व्यक्ति का सबूत है। उन्होंने ये भी कहा, राज ठाकरे ने, खास करके जो मराठी भाषी लोग हैं, मराठी जनता है, मुंबई में रहती है, कि उनके लिए ये आखिरी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने के लिए, गुजरात में पालघर को जोड़ने के लिए। तो अगर अभी नहीं जागे, इन चुनावों में नहीं जागे, तो कभी नहीं जा सकते। ये आखिरी चुनाव है उनके लिए। देखिए, ये चुनाव महानगर पालिका का चुनाव न तो मुंबई के लिए आखिरी चुनाव है, न महाराष्ट्र के लिए आखिरी चुनाव है, न मुंबई के मराठी भाषियों के लिए आखिरी चुनाव। यह आखिरी चुनाव है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए।
यह चुनाव बुरी तरह से हारेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए इनकी जो नफरत की दुकान है वो बंद हो जाएगी। उद्धव ठाकरे फडणवीस से ही पूछ रहे हैं, सीएम से पूछ रहे हैं कि वो हिंदू हैं या नहीं, वो पहले बताएं। सबसे पहले जो लोग राशिद मामूओं के साथ गले मिल रहे हैं, पहले वो अपना धर्म बताएं। जिस तरीके से मुस्लिम वोटों के लिए उबाठा ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दी और अपना पूरी तरह से इस्लामाइजेशन कर लिया, जिस तरीके से चंगेज मुल्तानी टाइप के जो बलात्कारी है उनको अपने साथ ले लिया, औरंगाबाद के जो छत्रपति संभाजी महाराज का जो विरोधी जिनकी आलोचना करता था, छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ जो अभियान चलाता था, ऐसे दंगाई राशिद मामू को जो अपनी गोद में बैठाता हो, सबसे पहले तो उसके धार्मिक पहचान के ऊपर सवाल उठता है। जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है, वो कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू हैं और कट्टर हिंदू रहेंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए जीते हैं, आपकी तरह उन दंगाई और जिहादी लोगों के लिए नहीं जी रहे। लाडकी बहन को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है राज्य चुनाव आयोग में। उन्होंने कहा है कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के अवसर पर राज्य सरकार जो है वो लाडकी बहनों को 2 महीने के पैसे जो हैं वो दे रही है। तो ये अमाउंट 3,000 हो जाएगा। दिसंबर के भी पैसे 14 तारीख को मिल रहे हैं और जनवरी के पैसे जो कि फरवरी में आने थे वो भी मिल रहे हैं। तो ये सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है और इसे रोका जाना चाहिए, इसे रिश्वत कह रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उबाठा वाले प्रारंभ से ही लाडकी बहन योजना के विरोधी हैं। इन्होंने तो विधानसभा चुनाव के पहले यहां तक कहा था कि अगर सत्ता में आएंगे तो लाडकी बहन योजना बंद कर देंगे। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र की लगभग 2.5 करोड़ जो लाडकी बहन योजना की जो लाभार्थी बहनें हैं और माताएं हैं, उन्होंने कांग्रेस और उबाठा दोनों के मुंह पे तमाचे मारे। अब रह गई बात उनकी किस्तों की, तो कोई भी नई योजना, कल्याणकारी योजना आचार संहिता लागू होने के बाद शुरू नहीं की जा सकती, लेकिन जो अनवरत जारी हुई योजना है उसके लाभ को भी आप रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप रास्ता बनाना बंद कर दीजिए आचार संहिता के, आप ये नहीं कह सकते कि आप पुल बनाना बंद कर दीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि आप चुनाव प्रचार के दरमियान जब आचार संहिता लागू हो तो आप राशन की दुकानों से, पीडीएस शॉप से आप राशन देना बंद कर दीजिए, आप ये नहीं कह सकते। तो ये कांग्रेस वालों की एक बेवकूफ़ी भरी एक वो है, सोच है, जिसका प्रदर्शन हो रहा है। कि 14 तारीख को बोल रहे हैं 2 महीने का देने के, उस पे उनका 2 महीने का नहीं दिया गया है मकर संक्रांति के अवसर। मैं तो कह रहा हूं कि अभी लगभग जब आचार संहिता लागू हो रही थी या चुनाव की घोषणा हुई थी, तब भी 2 महीने का पैसा आया था, वो पेंडिंग था, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनी और पूरी अर्थव्यवस्था को ट्रैक पे लाते लाते थोड़ा सा वक्त लगा, तो कई महीने तक हम लोग रिलीज नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद 2 महीने का रिलीज किया और अब बाकी जो 2 महीना का रह गया इस बार रिलीज कर रहे हैं, और अगर चाहिए तो 15 तारीख को भी रिलीज करिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि एक योजना अनवरत जारी है। अब ये जो पूरा चुनाव है ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मेयर, हिंदू मराठी मेयर, वो कह रहे हैं कि मराठी मेयर, इन पे फंसकर रह गया और अभी भी इसी तरीके की बातें हो रही है। ओवैसी भी आए, वो कह रहे हैं बुर्के वाली मेयर छोड़ो, प्रधानमंत्री बना देंगे हम लोग। देखिए, एक तो बात तय है, हमारी महायुति की तरफ से ये फैसला हो चुका है कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा, ये मुंबई के मराठी भाषिक लोग तय करेंगे। निश्चित तौर पर मराठी भाषिक होगा और वो हिंदू होगा। हमारी पहली भूमिका ये है कि महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र तो बोलना ही है, जय श्री राम भी बोलना है। इनके नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र में जय श्री राम नहीं चलेगा, सिर्फ जय महाराज चलेगा। हम उनको बताना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य देवता हैं, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, वो कभी राम के खिलाफ नहीं थे। और जब आप छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देवता मानते हैं, तो ऐसे में आप हिंदुओं में जो विभाजन कर रहे हैं भाषा के नाम पर, वो सर्वथा छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के खिलाफ है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन जब कोई वारिस पठान टाइप का आदमी या कोई ओवैसी टाइप का आदमी निकल के आता है और कहता है कि बुर्काधारी मुंबई का महापौर बनेगी या फिर कोई कलमा पढ़ने वाला मुंबई का महापौर बनेगा, तब ये दोनों भाई चुप रहते, तब इनको डर लग जाता है मुस्लिम वोटों का। लेकिन जब हमारी तरफ से किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात कहती जो कह रहा है कि मैंने वो नहीं कहना चाहता, तो उसके बाद इस तरीके से आग बबूला हो जाते हैं मानो हिंदी भाषी न हो गए, कोई पाकिस्तानी हो गए। अरे जो मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय इस देश के नागरिक हैं, वो हिंदू हैं, उनके रगों में जो खून बह रहा है वही खून आपके रगों में भी है।
लेकिन चंद मुस्लिम वोटों और जिहादियों के दबाव में आकर के जिस तरीके से आप मुस्लिम और हिंदू समाज को आप डिवाइड कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है और इसको पूरे मुंबई के जो वोटर हैं देख रहे हैं, पहचान रहे हैं और इसकी सजा इन दोनों भाइयों को मिलेगी। अबू आसिम आजमी हैं, वो महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री, लगातार जो बयान दे रहे उस पर रिएक्ट करते हुए बोले कि पुलिस हटा के देख लो और उसके बाद मस्जिद में आओ, फिर तुम्हें बताते हैं कि हम क्या करेंगे। ये बहुत ही बचकाना बयान है। अबू आसिम आजमी इस प्रकार के बेवकूफ़ी भरी बयानों के लिए जाने जाते हैं, कोई इस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया जा सकता। नीतीश राणे अपनी बात कहते हैं और कहने का उनको पूरा अधिकार है, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से चैलेंज मत करिए, धमकी देने वाली बातें मत करिए, वरना अबू आसिम आजमी का क्या होगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय निरुपम थे जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे द्वारा जो बातें कही गई हैं रैली में उसका जवाब दे रहे थे। कैमरामैन देवेंद्र दयाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।